अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद पाकिस्तान है और सिर्फ तहरीक इंसाफ है कि जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो रियासती मजालिम है वो अपनी जगह है, मगर जो विद इन पार्टी एक दूसरे के साथ मजालिम हो रहे हैं उस पर मैं चाहूँगा बात करें। कि देखिए, तो आप सबको मालूम है कि जो अडियाला के बाहर हो रहा है, हुकूमत ने तो तय कर रखा है कि नहीं मिलने देना है, अंदर से कोई खबर नहीं आने देनी है, कि जेल ट्रायल भी हो रहे हैं मगर खान साहब उसमें नहीं होते, इवन वीडियो तक पे नहीं लिया जाता, कि खान साहब कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, एक मखसूस तादाद है, पहले अमीन गंडापुर आया करते थे, उन्हें पार्टी ने फारिग कर दिया उनकी शिकायतें कर करके, जो ये पार्टी नहीं समझ के थी कि इतने बड़े सीज में आप हुकूमत का भी हिस्सा हूँ और फेडरल गवर्नमेंट जो आपकी नहीं है, आपकी मुखालिफ है, बदतरीन रियासत आपके मुखालिफ है, जो इस मुल्क को चला रही है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, आप उससे भी डील करें और पार्टी का जो स्टाइली रवैया है, एग्रेसिवनेस है, उसको में भी पूरा ईंधन डाले। ये नामुमकिनात में मुझे डर है कि सुहेल आफरीदी के साथ भी आने वाले दिनों में यही होगा। वो भी रोज यहीं आ जाते हैं। अच्छा, एक मखसूस तादाद है जिसमें पश्तूनों की बड़ी तादाद है, पंजाब से तो लोग शामिल ही नहीं होते, ना क़यादत होती है, ना आम वर्कर निकलता है, जो मखसूस सी तादाद होगी यकीनन। और अब सूरत हाल यह है कि अगर ये तीन बहनें ना हो तो ये तहरीक तो मुकम्मल दम तोड़ गई है। वो बहनें हैं, अकलौता भाई है उनका, तो वो दर्द से कराहती हुई आती हैं कि पानी ठंडे भी, सर्दी में ठंडा पानी भी उनको नहलाया जाता है उससे, और गोले भी मारे जाते हैं, शैल भी मारे जाते हैं, वो धरना भी देती हैं, वो कराहती भी हैं, चीखती भी हैं, उन्हें पुलिस वाले गिराते भी हैं, मगर वो जमी हुई है क्योंकि उनका भाई है, उनका खून है, तो वो तो यकीनन खड़ी रहेंगी। मगर कब तक खड़ी रहेंगी, उनकी उम्रें हैं और उनके ऊपर जो अजाब है, कमजोरी बढ़ती है ना, कि किसी का बेटा भी जेल में है, उनमें से एक बहन का, नौरीन का, उज़मा का, सॉरी, हसाम, और चीज़ें भी उनके मसाइल हैं। तो पार्टी की जो क़यादत है, एक तरफ वो रियासत से नबरादमा हो, फिर अपनी ही पार्टी से हो, कि बात बात पर उन्हें गाली पड़ती है। अच्छा, कुछ विलागर ने इस पार्टी को हाईजैक कर लिया है। वो ये कहते हैं कि हम पॉलिसी बताएंगे, और वो भी बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो किया और जो उनके दिमाग में आता है कि जी अब तुम ये करो, तुम जाके लड़ो, बंदूक चलाओ, गोली चलाओ, लोगों को बाहर निकालो, और बेजा बेजा अपनी करके व्यूज घसीट कर। अच्छा, जो उनकी बात से एग्री करते हैं उनके वर्कर या आम आदमी जो उन्हें बड़े पैमाने पे देखते हैं, वो निकलने को तैयार नहीं है। मजे की बात यह है। अच्छा, फिर पार्टी में जो फूट है, जो तय दर तर कहना चाहिए, तय दर तय फूट कहना चाहिए, वाइट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है बजाय, मगर उतनी ही बड़ी फूट भी है क्योंकि खान साहब ने कभी तंजीम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी, कोई डिसिप्लिन था ही नहीं, और फौज की तरह उन्होंने पार्टी को रखा कि इसे भी लड़ा के रखो, इसे भी रखो, और अब सब मेरे गिर्द तो सब घूमते हैं ना, तो उसके नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं कि कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, फिर अरबपति लोग हैं, सलमान राजा हों, गौहर बैरिस्टर गौहर हों, और वकास अकरम शेख हों, और ईच एवरी सिंगल वन, ये सारे अरबपति लोग हैं और हमेशा से रियासत का हिस्सा रहे हैं। इनकी पूरी तारीख है, उठाकर आप इसे देख सकते हैं। तो ये बेचारे, इनकी एक लिमिटेशन है। फिर आम वर्कर पंजाब में तो स्पेशली, जहां पार्टी का असल मरकज कहना चाहिए, केपीके के बाद निकलने को तैयार नहीं है, कि वो रियासत से लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि जिस फौज से लड़ना है वो खुद उनके घरों का हिस्सा है। मेजर आबादी 80%, मोर देन 85% तो फौज पंजाब से ही ताल्लुक रखती है ना, रिश्तेदारियां हैं, भाई बंदी है, और कारोबार भी है। फिर 6 लाख की फौज में से कुछ 2 करोड़ लोग तो फायदा उठाते हैं ठेके और मुख्तलिफ चीज़ों में। आप सड़कें बनाने से लेकर मेजर काम पे 180 कारोबार है ना उनके, असल कारोबार मुल्क का 67% कारोबार वो होल्ड करते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक उम्मीद थी
کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے جو بتایا تو یہ میں نے شاید کل بھی کہا تھا کہ بتایا تو یہ جاتا ہے کہ 100% پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، مگر اوورسیز پی ٹی آئی کی قیادت انہیں جمع کرنے میں، انہیں باہر نکالنے میں ناکام ہو گئی، اور وہ ناکامی انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لی ہے، جو میں نے ان کے منہ سے سنا ہے کہ یار ڈرتے ہیں، نہیں آتے یار، 80-100 لوگ بہت مشکل سے کہیں جمع ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش بھی دم توڑ گئی ہے۔ میرا بھائی ہے، میرے بڑے بھائی، میں ہمیشہ احترام کرتا ہوں ان کا، اور میرے دل میں، میری نگاہ میں ان کے لیے خاص مقام ہے، سجاد برقی، مگر میں نے انہیں سیاسی لیڈر کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ شوکت خانم کا فنڈ ریزنگ تو بہت اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی ڈیڈیکیشن، پیشن دکھایا جاتا ہے، مگر جو ایفرٹ پی ٹی آئی کو چاہیے، کیونکہ وہ پولیٹیکل مائنڈ ہی نہیں ہے، اور میں اس کا ثبوت دیتا ہوں ہمیشہ سے کہ بہت بڑی جماعت بن سکتی تھی اسی ہیوسٹن میں پی ایچ جی ایچ، اور اسے دکھا کر امریکہ میں پاکستانیوں کو یونائٹ کیا جا سکتا تھا، مگر ایک الیکشن میں جو بظاہر ایم کے ایم ورسز پاکستان ہو رہا تھا اس وقت کے حساب سے، ہم کوئی اتنے میچور بھی نہیں تھے، کوئی 98 کی بات ہے یہ، تو اس میں ہار گئے۔ اچھا، اس میں ہار کی وجہ بھی تلاش کرنے کو سجاد برقی تیار نہیں تھے، کہ بیٹھے رہتے تھے، کھاتے پیتے رہتے تھے، اور اسی جیت گئے نے۔ میں نیو یارک سے آیا کرتا تھا اور میں پوچھا کرتا تھا کہ یار کیسے جیت گئے، ہم لوگ باہر تو نکلتے ہی نہیں ہیں، اور تینوں نہیں پتا اسی جیت گئے نے سارے، وہ ایم کے ایم کوئی نہیں پوچھتا شہر، ان کی آبادی تھی، نیا آپریشن ہوا تھا، اور آپریشن جاری تھا بلکہ کہنا چاہیے، اور مہاجر جو ایم کے ایم میں نہیں بھی تھے وہ غصے میں تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، اور یہ سارے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حامی لوگ تھے، جو ایمانداری کی بات ہے۔ تو ہارنا تو تھا، جس کا اندازہ ہمیں بھی نہیں تھا، جب ہار ہوئی تو ہمیں پتہ چلا۔ اچھا، پھر ہارنے کے بعد دنیا میں پوری جو فلورش ڈیموکریسی ہے، جہاں اسٹیبل ڈیموکریسی، اپوزیشن کا اصل کردار ہوتا ہے۔ اگر حکومت کو برے کاموں سے روکنا ہے، چیک اینڈ بیلنس، تو اپوزیشن ہے اور میڈیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن سے انکار کر دیا اور اپنی جماعت بنا لی، اس میں بھی پھوٹ پڑ گئی، 3 بن گئی اس کے بعد۔ تو سجاد برقی پولیٹیشین ہے ہی نہیں، اب وہ پریویل کرتے ہیں یہاں، شہباز گل وہ آگ لگاتے ہیں روزانہ۔ اچھا، لوگ خوفزدہ تو ہوتے ہیں نا، ان کے گھر ہیں وہاں، پہلے تھوڑے بہت لوگ نکلتے تھے، اب وہ بھی بند ہو گئے۔ پھر ان کی سب سے بڑی ناکامی جو انہوں نے غور نہیں کیا کہ جو یہاں کی تنظیمیں تھیں اس میں اپنا اثر بڑھاتے، اس میں تعلقات بناتے، اور ہیومن رائٹس کے اوپر لوگوں کو جمع کرتے۔ خان کی رہائی سے زیادہ زور دینا چاہیے تھا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کا احترام کیا جائے، جو کبھی بھی نہیں رہا، اور جس سے دیکھیں، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ لوگ عمران خان سے محبت میں کم، ایک بڑی اکثریت اس اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں، اس کے سیج کرنے کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے نفرت میں لوگ پی ٹی آئی کی حمایت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا انہوں نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، یہ تنظیموں میں نہیں گیا۔ ایون یہ کہ بتایا تو یہ جاتا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ پاکستان کے باہر دنیا میں سب سے بڑی تنظیم تو اپنا ہے، جہاں کوئی 4000 ممبر ہے اس پر، اور بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، میڈیا ان کی کہنا چاہیے نیوسنس ویلیو بھی ہے، اور بااثر بھی ہیں، یہاں پر بھی جس حد تک ہے پاکستان میں بھی ہے۔ اس او آئی سی کی موجودگی میں، اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف کی موجودگی میں، سجاد برقی کی موجودگی میں، یا ان کی ٹیم کی موجودگی میں، 3 صدور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے، اور ووٹ کا نمبر ان کے پاس زیادہ ہے، جو بتاتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے لوگ کیونکہ سب جگہ سب سے زیادہ ہے تو وہاں پر بھی زیادہ ہے، مگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کہ وہاں کے انتخابات جب ہو رہے تھے، آج سے 2 سال پہلے سے لے کے اب تک جو ہوئے ہیں، کہ آپ اپنے لوگوں کو ان سے بیٹھتے، ان سے گفتگو کرتے، انہیں بتاتے کہ یاری دوستی میں نہیں، جو یہ وقت ہے اس میں ہیومن رائٹس کے بیس پر، ڈیموکریسی کے بیس پر، فریڈم آف رائٹس، فریڈم آف کیا نام ہے ایکسپریشن کی، میڈیا کی، اور جو سارے معاملات ہیں جو ڈیموکریسی سے جڑے ہیں، جو اس کے ملک کے، اس ملک کے اصل مسائل ہیں، اس سے جڑ کر آپ نے ووٹ دینا ہے، کہ یہ سب سے بڑی ہوپ ہے۔ گو کہ 50313 ہے، مگر ایک بڑی اکثریت پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی ہے، تو یہاں پر کوئی ایسا نہ آ جائے جس کا فائدہ پہنچ جائے ان کو، اسٹیبلشمنٹ کو۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ پولیٹیکل مائنڈیڈ ہی نہیں ہے۔ تو اب اچھا، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ
मेरे भाई हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, एहतराम है, मेरी तनकीद को पॉजिटिव लें, उसको समझें। हैदर मेहंदी के साथ रोज बैठ जाते हैं हर दूसरे दिन। हैदर मेहंदी जो बज़ाहिर तो सवाल इस तरह करता है, 6-6 मिनट का तो सवाल करता है, वो 4 मिनट से कम का तो होता ही नहीं है। और जैसे कोई डिक्टेटर बोल रहा है ना, सवाल नहीं होता, वो डिक्टेटरशिप होती है। ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, फलाना भी नहीं किया। कहता है कि मैंने आपकी पार्टी से पूछा, जैसे मेरा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मगर पीछे इमरान खान रिहा करो की तस्वीर लगी हुई है कायद आज़म के साथ, और रिहा करो का वोट भी चल रहा है, बैनर भी चल रहा है। मतलब तुम पीटीआई हो, तुम साफ कहो तुम पीटीआई के ट्रोलर हो, और हुकूमत के खिलाफ ही नहीं, रियासत के खिलाफ जो जिस हद तक तुम जाते हो, वो मैं उस पर कोई एतराज नहीं करता। मैं कौन होता हूँ ये तो लोग फैसला करेंगे, मगर वो लोगों में खौफ पैदा करता है, आम आदमी में, कि यहां पर रियासत की डायरेक्ट मुखालफत करने के बजाय ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम होने चाहिए था, जैसे कांग्रेस में आप कर रहे हैं, मगर अवाम में आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों में, आम पाकिस्तानियों में नहीं किया। और उनको कभी छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग होनी चाहिए थी। ये कोई जवाब नहीं है कि आप एहतजाज का ऐलान कर दें, रैली का ऐलान कर दें, मगर आप खुद वहां मौजूद ही ना हो, और आप ये कहें कि यार मैं हर जगह तो नहीं जा सकता। आप फंडिंग के लिए और शौकत खानम के और नवल के लिए तो कनाडा भी जाते हैं, कैलिफोर्निया भी जाते हैं, हर शहर जाते हैं, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जहां एहतजाज का ऐलान आप करते हैं, मगर आप खुद वहां नहीं जाते, तो ये मसाइल तो फिर मामला को खराबी करेंगे ना। तो जो तहरीक इंसाफ ओवरसीज में पहले हुमक नजर आती थी, एग्रेसिवनेस नजर आती थी, जो वर्कर में भी नजर आती थी, लोगों में भी आम लोगों में नजर आती थी, वो अब नहीं रही है। मेरा मशवरा है कि भाई तय कर लें कि उन्होंने तहरीक इंसाफ ओवरसीज को जिंदा रखना है या इसे ख़त्म कर देना है। ये ओवरसीज के हवाले से तहरीक इंसाफ को खुद भी गौर करने की ज़रूरत है, और कि या तो शौकत खानम के और नमल के आप फंडिंग कर लें या आप पीटीआई चला लें। आपको एक काम करें ना कि जिस कामयाबी से आप फंडिंग करते हैं, उसी कामयाबी से फिर आपको ये भी करना चाहिए था, तो आप कहीं अपनी गलती भी तस्लीम करें कि हैदर मेहंदी के साथ या आदिल राजा के साथ तो विलाग कर आप इस कम्युनिटी को या ओवरसीज सारी दुनिया में जो है उनको यकजा नहीं कर सकते। आप यूरोप कितना जाते हैं, आप OIC के सेक्रेटरी हैं ना, आप यूरोप कितना गए हैं, आप मिडिल ईस्ट कितना गए हैं, मिडिल ईस्ट में तो खैर आप बाहर ही नहीं निकल सकते। कनाडा में आम आदमी से कितना मिले हैं, कम्युनिटी के लोगों से कितना मिले हैं, आप ऑस्ट्रेलिया कितनी बार गए हैं, या अमेरिका में आप न्यूयॉर्क जाकर आम आदमी से कितनी बार मिले, कॉर्नर मीटिंग्स कितनी की हैं, उन्हें किस हद तक बताया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है। वो तो लोग देख रहे हैं बज़ाहिर तो कि उन बहनों के साथ क्या हो रहा है, मगर आपका वर्कर ना वहाँ है ना यहाँ नजर आता है, और आपके यहाँ पार्टी में भी इख्तलाफात मौजूद हैं, वो सबको है। तो मैं तो सिर्फ मशवरतन कह सकता हूँ कि खान साहब अपनी जिद पर वहाँ अड़े हैं, मगर उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि वोट का नंबर लाख होगा आपके साथ, इंतखाबात होंगे, फेयर होंगे, शफाफ होंगे, मुनसिफाना होंगे, तो आपको वोट मिलेगा ना, वरना फॉर्म 47 या RTS आपके हक में बिठा के इलेक्शन तो कभी भी वहां पर ट्रू नहीं होता, और किसी तौर पर भी वो मानने को तैयार नहीं कि शफाफ इलेक्शन हो जाए, और लोग निकलने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि आपके 77,000 ओहदेदार हैं पाकिस्तान में। अगर वो ओहदेदार आपसे मुखलिस होते, आपसे जुड़े हुए हैं, तो अगर वो साथ में एक एक आदमी और लेकर आ जाए, 77 कितने होते हैं, 1,54,000 लोग, अगर ये एक साथ कहीं धरना देकर बैठ जाए ना, तो क़यामत आ जाएगी। मगर ये 77,000 में से 700 भी आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि इन सब की आपस में लड़ाइयाँ हैं। ऐसे ही ओवरसीज में है कि इसके लिए पहले रात दिन इश्क करना पड़ता है। वो कहते हैं ना फैज साहब कि ये कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो इश्क को, रोमांस को नहीं कह रहे हैं किसी औरत से, काम से इश्क को कह रहे हैं। तो इस वक्त खान साहब को डेमोक्रेसी से, पार्टी से, उसके एजेंडे से इश्क करने वालों की ज़रूरत है, जो
ایک ناکامی پر ان کا حوصلہ کم ہونے کے بجائے بڑھ دے، کم نہ ہو، ان کا یقین چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو خان صاحب آپ بہت مشکل میں ہیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو نہ مت جیل لے کر جائیں گے، نہ کسی فوجی چھاؤنی میں لے کے جائیں گے، نہ سکھر جیل لے کے جائیں گے. وہ اسلام آباد میں جو پریزن نئی بنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، وہاں لے کر جائیں گے تاکہ سارے معاملات محسن نقوی ڈیل کریں. آج کے لیے یاد دیں، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.